तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे हम खिलौनों की। सियासी खिलौने, सामाजिक खिलौने, हमारे आसपास माशराती तौर पर जो हम लोगों को हमारे मसाइल के हल के बदले खिलौने थमा दिए जाते हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इसलिए सियासी खिलौनों की भी, क्योंकि अब आम इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारे सियासतदान हैं उनके रुख में आसमानी तब्दीलियां आने लगेंगी। उनके कौल में, उनके अमल में, उनकी तमाम चीज़ों में, उनकी बातों में आपको बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां नज़र आएंगी जो गुज़िश्ता 4 बरसों में आपने नहीं देखी होंगी। वो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, वो आपके साथ इकरार भी करेंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेंगे। लेकिन ये सब कुछ देखना होगा कि अब आने वाले आइंदा 7-8 महीनों में आपका रुख क्या होगा और किस तरह आपने गुज़िश्ता 4 बरसों में जो कुछ बर्दाश्त किया है, जो कुछ झेला है, जो कुछ आपने अपने मसाइल का अंबार और बढ़ता हुआ देखा है, उसको लेकर भी आपको सोचना होगा कि क्या आपने गुज़िश्ता 4 बरसों में जिस अंदाज से अपने मसाइल हल करने की कोशिश की वो कम हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो उनको कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमें गौर करना होगा, अपने अंदर भी झांकना होगा, हमें देखना होगा कि हमारे अंदर क्या कमियां रही हैं। हमें यह देखना होगा कि हमारे मसाइल का हल सियासत करेगी, हमारे मसाइल का हल मज़हब करेगा, हमारे मसाइल का हल समाज करेगा, या हमारे मसाइल का हल तालीम करेगी। हम इन सब पर भी गौर करेंगे, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों में जीते हैं कि मर जाते हैं। आइए मैं तारुफ करा दूं, हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात हैं, हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे, आज बहस करेंगे, आज बात करेंगे। मैं तारुफ कराता हूं, हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, हम उनका खैर मकदम करते हैं, पद्म श्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब। इसके अलावा हमारे दरमियान आध्यात्मिक गुरु, रूहानी रहनुमा जनाब दीपांकर स्वामी साहब मौजूद हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान एक समाजी तज्जिया निगार, समाज की नब्ज़ पर हाथ रखने वाले मौर्रिख और इस्लामी तारीख़ पर और हमारे मुस्लिम मुआशरे पर बहुत गहरी पकड़ रखने वाले डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान एक सरकर्दा वकील, सुप्रीम कोर्ट के सरकर्दा वकील, जिनको आप वकील साहब में देखते रहते हैं, आपके सवालात के, आपकी कानूनी उलझनों के जवाब देते रहते हैं, डॉक्टर फर्रुख खान साहब भी मौजूद हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज डॉक्टर फर्रुख जो हैं वो इस वजह से मौजूद हैं कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के सदर रह चुके हैं और मुसलमानों की तालीमी जो आजमाइशें होती रहती हैं और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसको भी इन्होंने करीब से देखा है। इसलिए भी हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारा नौजवान आगे बढ़े। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, अब आपने देखा कि कुछ ज़बानों में तब्दीलियाँ आने लगी हैं, सियासी ज़बानों में भी, कुछ जो अपने आप को समाजी तंजीमें कहते हैं उनकी ज़बानों में भी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बिल्कुल एक दूसरे से आप देखेंगे कि बिल्कुल हिंदी में जिस तरह 36 का आंकड़ा कहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से पुश्त मिला के बैठती थी, वो जो है वो फुल सर्किल होके हो सकता है करीब भी आने लगे। फिर वही उसी तरह के जो है तमाशे होने लगेंगे, वही जो मैं कहता हूँ खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। हमें अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। कैसे आगे बढ़ा जाए? बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है और हम बहुत पीछे जा चुके हैं और रोज़ अफ़ज़ों मसाइल बढ़ रहे हैं। अभी क्या है, जो ये नई जनरेशन जिसको हम सामने देख रहे हैं ऑडियंस में, इनके ज़िम्मे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ये कल का हिंदुस्तान है। जब हम अपने मसाइल की बात करते हैं तो आपने जो कहा वो हम कहीं खुद खोए हुए हैं। खुद हम इसलिए खोए हुए हैं क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी खो दी। हम जिस कानून से गवर्न थे और जिस कानून के तहत हमको दुनिया में ये कहकर भेजा गया था कि तुम दुनिया में जा रहे हो ईमान वालों, ये तुम्हारे लिए दुनिया जो है कोई आशाइश की और ऐश की चीज़ नहीं है जो हम कल कारे जिस तरह की देख रहे थे पड़ोस के मुल्क की, बल्कि ये मोमिन के लिए कैद खाना है। और कैद खाने में जिस डिसिप्लिन, ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमें एक डिसिप्लिन के तहत अपनी लाइफ गुजारनी है। फॉर यू ऑल्सो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि हमें कब सोना है, कब उठना है, क्या मुआशरे में हमको अपना बर्ताव रखना है, किस तरह से हमको लोगों को कंडक्ट करना है, ख़ुद को और उनके साथ ख़ुद को कंडक्ट करना है। तो ये सब जो उसूल हैं ये दीन ने हमको बताकर भेज रखा है।
जहाँ कहीं इससे डाइवर्जन होगा वहाँ हम अपनी आइडेंटिटी भी खो देंगे, खसारे के भोगी बन जाएंगे, नुकसान के भोगी बन जाएंगे और हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। तो मैं जो बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि अपने अंदर डिसिप्लिन को लाना है। जिस भी शोबे में हम हैं उसमें सबसे पहले ज़बान का डिसिप्लिन, आँखों का डिसिप्लिन, बॉडी का डिसिप्लिन, जो हम रमज़ान में बात करते हैं कि वो 1 महीने की जो ट्रेनिंग होती है पूरी बॉडी की पूरे 12 महीने की होती है। तो इन सब चीज़ों को आप समझ रहे हैं, ये लोग भी समझ रहे हैं, मेरा किधर इशारा है। और उस सब का एक ही वाहिद हल है कि हम अपने को एजुकेट करें और किसी चीज़ में पढ़े ही नहीं, क्योंकि मेरी सियासत ये है कि मैं सियासत में नहीं हूँ। ये मेरी सियासत है कि मैं ठीक है अच्छा खुद से हूँगा तो दुनिया मेरे पास आएगी, दुनिया मेरी होगी। और अगर मैं खुद से अच्छा नहीं हूँगा तो सब मुझे धुतकारेंगे और आज वही हो रहा है हमारे साथ। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। हमारी हालत ऐसी है कि हम जो है मतलब अपना मकाम तलाश कर रहे हैं। डॉक्टर वली तो कहते हैं सब कुछ हमको ही करना है, किसी सियासत को भी हमारे लिए कुछ करना है। आप आज मुस्लिम मसाइल की बात कर रहे हैं। आपने 3 नुक्ते उठाए हैं कि मुस्लिम मसाइल का हल एजुकेशन में है या रिलीजन में है या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है। मुस्लिम मसाइल का हल और पूरे हिंदुस्तान के मसाइल का हल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। वाह, पहला जवाब तो मेरा बहुत अच्छी बात कही है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि अगर हम प्रीएम्बल को देखते हैं तो प्रीएम्बल में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना शेड्यूल कास्ट है, ना शेड्यूल ट्राइब है, ना ओबीसी है, ना फॉरवर्ड है, ना बैकवर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक नज़र से सबको देख रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ब्राह्मण के हाथ में भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बैकवर्ड के हाथ में भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के मुसलमान के हाथ में भी है। एज ए कम्युनिटी हमारे एल्डर्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे सो कॉल्ड थिंक टैंक्स एक फेलियर हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी बेहतरी लाने के लिए यूज़ करने के हवाले से। ये एक सच्चाई है। एक कौम की हैसियत से हमने कुछ गलतियां की हैं जिनका इतराफ़ करना चाहिए। हमारी पहली गलती ये है कि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। हम अपने हवाले से कोई ज़ाती तौर पर कोई इंडिपेंडेंट सोच रखना चाहते हों, ये हमने कभी नहीं किया। हम कभी इंडिपेंडेंटली डिबेट करना चाहें इश्यूज़ पर या डिस्कोर्स करना चाहें, हमने इस रास्ते को भी इख्तियार नहीं किया। हमने जो रास्ता इख्तियार किया वो ये किया कि एक को हमने अपना मसीहा मान लिया और दूसरे को हमने विलन मान लिया। और विलन से बचने का रास्ता बजाय इसके कि हम खुद सोचते, हमने सारे के सारे अपने जो मामलात हैं वो सो कॉल्ड मसीहा की बास्केट में डाल दिए। मसीहा ने हमारे साथ वो किया। तो अभी आपने शेर पढ़ा। डॉक्टर फ़ारूक साहब, वो काबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो ये जो हमारे हिंदुस्तान का फलक है, इसमें नौजवानों की मंजिल कहाँ हमारे मसाइल के हवाले से आपको भटकती हुई लगती है या मिलती हुई लगती है? उसके दिल से पूछो नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इंडिया एज ए नेशन को जब हम देखते हैं और जब समझते हैं और उसको फील करते हैं, तो जो होली बुक है जिससे कि गवर्नेंस चलनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, आइन है। उसमें बातें हैं कि वो सबके लिए है, बिल्कुल सबके लिए है। उसमें कुछ स्पेशल राइट्स, मैं बहुत सिलेक्टिव बात करूंगा क्योंकि मैं आपने जो टॉपिक रखा है मैं उससे डेविएट नहीं करना चाहूँगा जी। माइनॉरिटीज़ को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, बट वो प्रिविलेजेस जो है वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेजॉरिटी है। अगर आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 अक़लियत के लिए है तो आर्टिकल 19 भी वैसा ही राइट जो है वो प्रोवाइड करता है मेजॉरिटी के लिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको हिंदू मुस्लिम या उसको मजहब के आईने में तोलना चाहते हैं, हम या कुछ लोग उसको बना देते हैं। ये मैं ये समझूंगा कि हर कम्युनिटी का कुछ अपने ल्यूनेटिक्स होते हैं एंड एवरी कम्युनिटी हैज इट्स ओन शेयर। सबके पास हैं, हमारे में भी हैं और लोगों में भी हैं, और वो सब एक हैं। वो ना आपके हैं ना वो उनके हैं, वो सब एक हैं, वो एक तरफ खड़े हैं शाना बशाना। हमारा इसमें कहना यह है कि हम जब इश्यूज पे बात करें
तो उसको कॉमनल कॉन्सेप्ट न बना के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट बना के बात करें। बहुत अच्छी बात। और उसको देखें कि उसमें हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास क्या परेशानियां हैं और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। इस पर एक बात और ऐड करूं, जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो क्लास अपार्ट है, मैं इसको मानता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। अगर आप देखें एक निगाह से, और ख़ास तौर से आप लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि एक काउंसलर जो है, जो सभासद है, उसकी आप लैविश लाइफ स्टाइल देखिए। उसकी जब वो पहला इलेक्शन लड़ रहा हो, उसकी इनकम एफिडेविट देखिए, एसेट की एफिडेविट देखिए, और जब वो 5 साल 10 साल बाद रहा हो तो उसकी आप एफिडेविट देखिए, और ये देखिए कि जो आदमी क्लेम करता है कि वो सोशल सर्विस में है, उसका कैसे ग्रोथ हो रहा है, मेनी फोल्ड ग्रोथ हो रहा है। हम इस पर बात नहीं करेंगे। हमें ये इन सियासतदानों ने उलझा के रख दिया इन्हीं इश्यूज पे कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते रहें। इसकी बात न करें कि सड़क कैसे बने, इसकी बात न करें कि अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कैसे हो, इसकी बात कैसे करें कि तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़े हो, जहां तालीम हिंदू भी ले सके, मुसलमान भी ले सके, और मुख्तलिफ जो भी मजहब के मानने वाले लोग, इस पर कभी हमने ख्याल नहीं किया। हमने आज़ाद हिंदुस्तान से 1947 से लेके 2018 तक, मैं आपको इस बात को, मेरी जितनी उम्र है और तजुर्बा है जो बहुत लिमिटेड है, मैं इससे कह सकता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल क्लास ने, जो भी हमारा पॉलिटिकल क्लास है, उसने मुल्क के लिए काम नहीं किया। अगर मुल्क के लिए काम होता तो हमारे भी मसाइल खड़े नहीं होते, क्योंकि फिर सारे लोगों के लिए काम है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। और दीपांकर साहब, मैं ख़ास साजिश के तहत आपको आखिर में रखा ताकि आप इन तीनों के ख्यालात सुन लें। मैं देखना चाहता हूं कि उस किनारे से हमारे मसाइल जो हैं किस तरह नजर आ रहे हैं। मैं सामने बैठे यूथ को देख रहा हूं। अभी मन में सोच रहा था कि गजब देश है, उस देश की गजब कहानी हो तुम, कभी ना जो खत्म हो उस देश की जवानी हो तुम। वाह। मैं सोच रहा था, ये सामने यूथ जो बैठा है, ये आगे आने वाले देश का भविष्य है, आगे का हिंदुस्तान है। डॉक्टर वली साहब ने भी कहा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। फारूक साहब ने कहा हम लोगों की होली बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। दिल पर हाथ रखकर आप भी बताएं, और पैनलिस्ट भी और सामने बैठी जनता भी, कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से विश्वास रखते हैं। हकीकत मानिए, स्टूडियो की सच्चाई अलग है, सड़क की सच्चाई अलग है। मैं तो मानता हूँ। कितने मानते हैं? पोलिंग करवा लेते हैं। एक मिनट, आप में से कितने मानते हैं संविधान को? नहीं, बेसिक ये बेसिक ये भी नौजवान, आप में से कोई सिग्नल नहीं तोड़ता? तहसीन भाई, एक मैं इनको इन्हीं के जवाब में घेरूंगा। आप में से कोई सिग्नल नहीं तोड़ता? आप सब हेलमेट लेके सफर करते हैं, आप जो है ट्रिपल राइडिंग कभी नहीं करते, आप सारे कानून मानते हैं, आप जो, तो फिर आप संविधान नहीं मानते। ये छोटे छोटे कानून से भी अगर आप तोड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप संविधान के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा। मैं एक लाइन आपकी बात में ऐड करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इंटरप्शन नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं मानते। ये बात, प्लीज कंटिन्यू जी। बेसिक ये ठीक वैसा ही है जैसे ख्वाजा साहब ने जोड़ा कि बोले हम रहीम को मानते हैं, रहीम की नहीं मानते, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। खैर, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बेसिक मेरा कहने का अर्थ वो नहीं था कि बच्चे कितना मानते हैं। ये आगे आने वाले देश के युवा तुर्क हैं, मैं इनको बहुत समझता हूं और इनके साथ ही रहता हूं। हर रेड लाइट पर खड़ा होकर के तख्ती लेकर इन्हीं के साथ खड़ा होता हूं। बस ये है कि युवाओं की फेस बदल जाते हैं, बाकी हैं तो यूथ ही। मैं यक्ष प्रश्न रखना चाह रहा था, आप ही के मिसाइल नहीं, हमारे मिसाइल भी ठगे आप ही नहीं जाते, हम भी जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने मिसाइल पर चर्चा कर रहे हैं। बताइए, मैं अपने मिसाइल पर बोलूं भी तो कैसे और जाऊं भी तो कहां। देश का, आप यकीन मानिए तहसीन भाई, इस देश ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, सियासत को बहुत कुछ दिया। आपका पहला एक शब्द था कि इतने वादे होते हैं कि शाम तक मर जाते हैं, टूट जाते हैं। आप यकीन मानिए कि इस देश से कितने वादे हुए आप जानते हैं। फारूक भाई शायद भले ही जानते हो, मगर जितना मैं समझता हूं, जितने संस्कृत महाविद्यालय हैं, जितने विद्यालय हैं, और ये मैं सिर्फ संस्कृत ही नहीं कह रहा, जो इस्लामिक विद्यालय भी हैं जहां पर एजुकेशन होती है, आप यकीन मानिएगा उनकी हालत देखेंगे ना, आपको डर लगेगा। बोले इसमें बच्चे पढ़ते कैसे हैं? 28 दिन बच्चे आलू और तरी खाते हैं। उनसे आप क्या चाहते हैं? वो इंजीनियर बन जाए, आइंस्टीन बने? आप सोचिए कि हम लोग जी किस स्थिति में रहे हैं। हाँ, अब बदलेगा बिहेवियर, मैं ये भी समझता हूं, मगर वो बिहेवियर क्षणिक है, धोखा है, छलावा है। उस छलावे को समझकर
अभी किसी ने पूछा कि आप वर्तमान, अब इलेक्शन होंगे तो आप किसको वोट देंगे? मैंने कहा कि वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए, राम मंदिर को देखते हुए, वर्तमान देश की परिस्थिति को देखते हुए एक शब्द था कि हनुमान जी का सोटा और बटन दबेगा नोटा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझसे मिलने वाले अमूमन वो लोग कहते हैं जो रेड लाइट पर कभी मिल जाए तो पूछ लेते हैं, कभी जब किसी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे किसी को ध्यान सिखाता हूं तो पूछ लेते हैं, किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो पूछ लेते हैं। बोले आखिरकार आगे की स्थिति क्या होगी? आप सोचिए कि आगे की स्थिति को लेकर मैं दिग्भ्रमित हूं, मैं उन्हें कहूं क्या? ये धोखा है सियासत का। चलिए नाज़रीन, सियासत से जो धोखे मिल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो हमारे मसाइल हैं वही उधर के भी मसाइल हैं, दोनों किनारों के मसाइल एक है और दोनों को पार उतरना है। मुश्किल ये है कि दरिया जो है वो किनारे पर तो आ जाता है, लेकिन किनारे वाले दरिया में जाके तूफ़ान में रहकर अपने लिए किनारा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। काबे में भी वही है, शिवालय में भी वही, दोनों मकान उसके हैं, चाहे जिधर रहे। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के ना रहे, अपने कदमों पे अगर चलते तो चलते रहते। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं अपने मसाइल के हवाले से, क्या हमारे मसाइल का हल सियासत में है, मज़हब में है, या फिर हमारे मसाइल का हल तालीम में है और अपनी कोशिशों में है। हमारे दरमियान बहुत अच्छी ऑडियंस मौजूद है, नौजवान लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं। कोई सवाल है आपके पास? जी सर, आपने बोला कि आप राम मंदिर को देखते हुए और 2-3 चीज़ों को देखते हुए आप अगली सरकार को वोट देंगे, तो सर राम मंदिर वहाँ पर बने, सोटा या नोटा, या सर सोटा या नोटा, तो सर वहाँ पर राम मंदिर बने या फिर मस्जिद बने, सर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वहाँ पे कोई हॉस्पिटल या स्कूल बने तो फ़र्क पड़ता है ना सर। नहीं, राम मंदिर क्यों ना बने? सर राम मंदिर बन के भी क्या फायदा? प्रशांत बाबू, क्या है कि अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। सियासतदान को हो तो नुकसान देश को होता है, और अगर अभिनेता को हो तो पिक्चर पिटती है, ड्राइवर को हो तो मालिक मर जाता है। पर खैर, मैं तुम्हारी बात का आंसर देता हूँ। वहाँ हॉस्पिटल बने, वहाँ नहीं, हर जगह हॉस्पिटल बने, हर जगह जो भी बनाना चाहते हो वो बनाओ। आप किसी का जन्म स्थान नहीं बदल सकते, आप अपना बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो आप देश की आस्था, या ये कहें कि देश के बुजुर्ग, या ये कहें कि देश के पूर्वज, आप उनका स्थान बदलकर क्या साबित करेंगे? हाउ कैन बी पॉसिबल? वो कह रहे हैं कि देखिए राम मंदिर बनना चाहिए, हम भी सब मानते हैं। अगर हम इस पे बहस करेंगे तो बहस कहीं और चली जाएगी, लेकिन सियासत उसको यूज करती रहती है, क्योंकि बाबरी मस्जिद भी आपने ढा दी, राम मंदिर भी नहीं बना, वादे होते रहते हैं। तो सभी चाहते हैं, लेकिन मसले का हल निकलना चाहिए। बस हाँ, इम्पोर्टेंट भाई, यही वजह है जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अब ये बच्चे, इसमें से अगर कोई ये पूछता कि कल को मेरी एजुकेशन के बाद मैं क्या बनूंगा, ये कैप्चर हो गई है पूरी मुल्क की पॉपुलेशन, आपकी ऑडियंस, मैं, आप, ये वो, मेरे घर के लोग, पड़ोस के लोग, इन अननेसेसरी चीज़ों में। जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे ट्रिपल तलाक पर डिस्कशन चल रहा है, कितने % का मसला है वो। इस वक्त जो मेजॉरिटी के मसाइल हैं, यूथ के मसाइल हैं, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, हर के लिए एक मकान होना चाहिए, वो मसाइल हैं, हम कहाँ जा रहे हैं वो मसाइल हैं, उसको हम ओवर पावर करके इन बच्चों तक की जहनियत को ऑक्यूपाई कर दिया है। छोटी छोटी इनफाइनाइट सिमल उसको हमको साइंस में पढ़ाया जाता था कि जो कि बहुत ही छोटे मसले हैं वो बड़े हो गए हैं, और जो बड़े मसले हैं वो छोटे हो गए हैं। आपने शुरू में ट्रैफिक लाइट की बात की थी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ट्रैफिक लाइट से लेके मॉब लिंचिंग तक हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप एक मुजस्समा बनाएं तो उसमें कीलें ठुकी होंगी और उसमें से खून टपक रहा होगा। इट इज़ ब्लीडिंग इन ए कंट्री विच स्टूड फॉर इट। और इसका सबसे बड़ा सानहा जो है, जो इस मुल्क के जब से टुकड़े हुए थे, ये हमारे मसाइल की जगह मेरे मसाइल लिखा होता है या सबके मसाइल लिखा होता है। ये वर्ड जो आया ये वहीं से निकला है, और उससे अब कौमें उभर रही हैं और धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं। उसमें कहीं अब रुकावट नहीं आनी चाहिए, और हमें सबसे ज़्यादा जो है अपनी समाज को, अपने को एजुकेट करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। और जो पीछे रहने वाले मसले उनको पीछे रखना पड़ेगा। ये मेरा बहुत अहम सबमिशन है आप लोगों के सामने, और इस पर आप जाके सोचिएगा भी और करिएगा भी।
चलिए, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। जी, क्या सवाल है? जब जब चुनाव आते हैं हिंदुत्व जब भी खतरे में क्यों आता है? चुनाव क्यों लड़ा जाता है हिंदुत्व के ऊपर? यहाँ दोनों तरफ ही आग बराबर है। समझ रहे हो? थोड़ा सा अगर जो चर्चा ट्रिपल तलाक पर जैसे कि तहसीन भाई सुन पा रहे थे, हो तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ क्षणिक में सब कुछ हो जाता है यार। अच्छा सोचो कि कोई चीज़ खतरे में कहीं नहीं है, कम से कम आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं है। वली साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बहुत छोटी सी बात थी। बताओ कि पाकिस्तान में तुम मस्जिद बनने से रोकते या यूरोप में चर्च बनने से? हम लोग 1 महीना नहीं रोक सकते थे। सोचो आज़ाद हिंदुस्तान में राम के सर पर तरपाल है, और सोच मेरा क्या हाल है। तो बाबू हम लोग अपने से बाहर निकल कर बात करें। वाकई ये इन पर चर्चा बहुत लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा खत्म होकर देश की तरक्की के लिए हमें सोचना चाहिए, मगर हम लोग आज भी वहीं लटके हुए हैं। क्यों? जो बात कही है स्वामी जी ने, दीपांकर जी ने, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं अवध का रहने वाला हूँ और राम जी की अयोध्या हमारे यहाँ से 20-30 किलोमीटर ही दूर है। हमें भी तकलीफ होती है कि राम जी तिरपाल में हैं, लेकिन हमने उसी दौरान में जब ये राम मंदिर का इशू चला था, उसी दौरान में हमने लखनऊ में पत्थरों का एक बहुत बड़ा स्थल बनते देखा, जिस पे कानूनी प्रक्रियाएं भी बहुत हुई, काफ़ी उस पर कार्रवाई हुई। उसके बावजूद भी वो जो है प्रेरणा स्थल बन गया वहाँ पर। क्या सियासत जो है वो इस तरह की चीज़ों को भटका देती है और उनका हल नहीं चाहती है? हल क्यों ना निकले इसका? अगर हल निकालने की नीयत हो, या नीयत होती या आज हो, तो हल 5 मिनट का है। सियासत जिस चीज़ पर पूरा गश्त कर रही है और जहाँ से उसको सीधे सीधे रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और इतने बड़े मुल्क की ताकत और पावर मिल रही है, अगर उस मसले को आपने हल कर दिया तो अब अगला मसला कहाँ है आपके पास लड़ने के लिए? गरीबी है, जो मोहसिन साहब, नहीं गरीबी है, भूखमरी है, जहालत है, उससे क्यों नहीं लड़ा जाए? वही अर्ज कर रहा हूँ कि मोहसिन भाई ने जो बात उठाई है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, इन्फ्लेशन का मसला है, पेट्रोल की प्राइसेस का मसला है, मकान का रहने का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने मसला उठाया, हॉस्पिटल के मसाइल है, हेल्थ के मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल में कहीं आपका दिमाग लग ना जाए। एडल्ट्रेशन का मामला, कोई चीज़ खालिश आपको बाजार में मिल नहीं रही है, दूध नहीं मिल रहा, दूध का सामान नहीं मिल रहा, आपको सब्जी नहीं मिल रही है, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है। इन तमाम चीज़ों में आपका दिमाग किसी तरीके से चला ना जाए, इस पर पूरी सियासत जो है इतनी ताकत उसकी लगी हुई है कि आपका जहन इधर से हट जाए और आपका जहन कहाँ लगे? आपका जहन वहाँ लगे। मैं पूरी ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ, एक हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से भी कहना चाहता हूँ और एक मुसलमान होने की हैसियत से भी कहता हूँ, और मंदिर के हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से इस नीयत के साथ सियासतदानों ने ये कोशिश की होती तो ये मसला कब का हल हो गया होता। ये इस मसले को हल करना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से ये मसला आज भी लटका हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मान लीजिए आज की तारीख में अगर इस मसले की अब बात करें, आज सरकार बीजेपी की है, 282 आपके पास मेंबर हैं, और राज्यसभा के अंदर भी लगभग आप अक्सरियत के करीब है। उत्तर प्रदेश में आपके पास 3/4 की सरकार है। क्या रुकावट है बनाने में? मुझे बताइए। आप कानून बनाइए, आप बना लीजिए। आप कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा। बनाना ही नहीं है, ये आखिर वक्त तक लटकाना है, क्योंकि 2019 को हमें जीतना है, 2019 के बाद फिर 2024 भी जीतना है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मुल्क बनाना चाहता है, यहाँ के आवाम बनाना चाहते हैं और सब बनाना चाहते, लेकिन यहाँ की हुकूमतें और यहाँ की सरकारें और यहाँ की सियासत नहीं बनाना चाहती। चलिए हम बटल जाएंगे फिर। हाँ, कौन सवाल पूछ रहे हैं? जी, मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST हो या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, सबको एक नज़रिए से देखा गया है, लेकिन आज भी हम रिजर्वेशन के लिए लड़ते हैं, रिजर्वेशन के लिए धरने में बैठते हैं, लेकिन कभी इस बारे में नहीं बैठते कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। रिजर्वेशन मिलने के बाद भी अगर आप देखें UPSC हो गया, बड़े बड़े एग्जाम्स हो गए, हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं या फिर जो SC/ST के कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनके जो काउंट्स है वो तो कम दिखते हैं। रिजर्वेशन किस बुनियाद पर होना चाहिए था? जब चर्चाएं होती हैं, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि स्टूडियो में कुछ और होता है, ज़मीन पे कुछ और होता है, और सियासतदानों के ड्राइंग रूम में कुछ और होता है, और फिर जब ऐवान में बात पहुंचती है तो कुछ और ही हो जाती है बात ये है कि अब से तकरीबन साल भर पहले अच्छी बात जहाँ से भी आए उसको ले लेना चाहिए, और उसमें मेरे जैसा आदमी तो उसमें कोई दिक्कत उसको होती नहीं है। आज से 1.25 साल पहले सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक बात कही कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बेसिस पर इस मुल्क के अंदर आरक्षण होना चाहिए, और ये जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है ज़ात पात का, बिरादरी का और मज़हब का, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एक ने भी नहीं सुनी, और 24 घंटे के अंदर उस पार्टी का सबसे पहले बयान आया कि साहब हम ये गलत फहमी है और इसको गलत समझा जा रहा है और ऐसा और वैसा नहीं होना चाहिए। ये सियासतदान
कॉन्स्टिट्यूशन से इस मुल्क को नहीं चलाते, ये सियासतदान वोट बैंक से इस मुल्क को चलाते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट ना होगा, हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बैठे हैं, हमारे ओबीसी के भाई बैठे हैं, हमारे ये मुसलमान भाई बैठे हैं, यानी ये हम गुफ्तगू इस तरह से करते हैं क्योंकि हमें इनका वोट भी चाहिए तो हमें इनका जिक्र करना ज़रूरी है, ओबीसी का चाहिए तो यादव जी का जिक्र करना ज़रूरी है, मुसलमान का चाहिए तो कोई दाढ़ी वाला बिठाना ज़रूरी है। ये हमारा तरीक़ा है काम करने का। हकीकत ये है कि किसी ने जिसने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने आप को चला ही नहीं रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें एक नज़र से देखा, मगर कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन की जिनके पास जिम्मेदारी है वो मुझे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की नज़र से देखना चाहते हैं, इनको दीपांकर की नज़र से देखना चाहते हैं, और किसी को यादव की नज़र से देखना चाहते हैं। टिकट इस हिसाब से बांटते हैं, आप सियासत इस हिसाब से चलाते हैं, आप अलॉटमेंट इस हिसाब से करते हैं, आप ट्रीटमेंट इस हिसाब से करते हैं, आपकी सोच इस हिसाब से चलती है कि जहाँ पर आप मुझे हिंदुस्तानी की हैसियत से देखते हो। जिस दिन इस मुल्क को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी की हैसियत से देखना शुरू होगा, पता नहीं वो दिन मेरी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नौजवानों, बच्चों, आपकी ये जिम्मेदारी है खुदा के वास्ते, जिस खुदा को भी मानते हो, हकीकत तो ये कि खुदा एक ही है, नाम अलग अलग है। आपकी जिम्मेदारी है इनके कान पकड़ो, इनके खिलाफ खड़े हो, हिंदुस्तानी बनो, और ये मुसलमान और ये सिख और ये ईसाई और ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बैकवर्ड, साउथ का, नॉर्थ का, बिजनौर का, मुरादाबाद का, यहाँ का, वहाँ का, इन चीज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद करो। चलिए, बहुत अच्छी बात। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हम वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं अपने ही मसाइल पर, और हम हिंदुस्तानी मसाइल पर भी बात कर रहे हैं, हम सबके मसाइल पर बात कर रहे हैं। कोई सवाल था उधर से? जी, एक बहुत उम्दा साइंटिस्ट है, हार्वर्ड ब्लूम नाम है, उन्होंने एक बात कही थी कि मॉडर्न साइंस जो है वो प्रॉब्लम्स बनाता है, फिर उसकी सोल्यूशन के लिए इन्वेंशंस करता है। रिलीजियस साइंस ये जड़ से प्रॉब्लम को शुरू से, आदिकाल से, अनादिकाल से दूर करता आ रहा है। तो जैसा दीपांकर जी ने कहा कि रिलीजियस एजुकेशन या स्पिरिचुअल एजुकेशन, चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियन हो या इस्लाम हो, हर रिलीजन की जो अच्छी बात है, जो साइंटिफिक इन्वेंशन है, और ये सही बात है कि हर रिलीजियस बुक में एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बहुत अच्छी बात है जी सर। पर मैं आपकी बात को एक बात कहूँ, अभी पीछे एक इंसिडेंट हुआ था, तहसीन भाई वली साहब, आप सब लोग उससे परिचित होंगे जितना भी यूथ बैठा है, मैंने उस पर भी अपनी बात रखी थी, मगर मैं अपनी बात को कहूँगा, मगर देखिए, कोई धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय कोई बुरा नहीं होता, सब अपने आप में अद्भुत हैं, खिलते हुए वो चमन है जिनकी खुशबू से सब लोग जीते हैं, ठीक है, ब्रीथ में बहुत लाभ देते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनके नाम पर बनी हुई संस्थाएं हैं, सिस्टम हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो गल चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, दरक चुकी हैं, उसमें मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। वरना सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली, नाम आशू भाई और भीतर आसिफ खान, कैन यू इमेजिन? सोचिए कि धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होता, उसके बाद एक मजहबी रहनुमा बोलने के लिए नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पीछे से कोई भय होगा, मैं नहीं जानता, मगर मुझे पता है, मुझे कम से कम कोई भय नहीं है, और कम से कम मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि जब साधु बना था तो अपना पिंड दान कर कर बना था। किस बात का डरना भाई? और जो बात सच होगी वो बोली जाएगी डंके की चोट पर, अगर जो नहीं होगी तो हम लोग खुद बैक होकर हम खुद इस्तकबाल करेंगे कि मेरी गलती है, क्यों ना उसे सुधारा जाए। बहुत अच्छी बात की दीपांकर जी ने। क्या मतलब नौजवानों के लिए क्या रास्ता है ऐसे हालात में कि एक तरफ सियासतदान उसको नए नए इश्यूज उठा के अपनी तरफ बुलाते हैं, एक तरफ उसकी अपनी मजबूरियां हैं, उसके कांधों पर घर का बोझ भी है, उस सब चीज़ें हैं, रोज़गार उसको मिल नहीं रहा है, तालीम वो कर नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ तो किसी ने, मैंने फेसबुक पे देखा था कि दूसरों के यहाँ तो लोग यूपीएससी और उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, हम लोग अखाड़ों की तैयारी कर रहे होते हैं, बकरा ईद की तैयारी कर रहे होते हैं, शब बरात पे स्टंट की तैयारी कर रहे होते हैं। क्या ये सही है? मंजिल की है तलाश तो मंजिल सनाश बन, वरना ये रहनुमा तुझे दर दर घुमाएंगे। वाह वाह वाह। देखिए, मैं इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। आपको इन लोगों की बातों में ट्रैप नहीं होना है, आपको खुद सोचना है। और आप जब एक एज में आते हैं और आप धीरे धीरे उम्र के साथ मैच्योर होते हैं, आपका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती जिसे हम कहते हैं वो गवाही दे देगा। अगर कोई पॉलिटिशियन कोई बयान दे रहा है
और वो आपको, आप बात करते हो एजुकेशन की, वो बात करता है मंदिर और मस्जिद की, तो आपका दिल ये खुद ब खुद गवाही दे देगा कि ये आदमी सही है या गलत है। इसके लिए आपको किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, खुद दिल गवाही दे देगा। अभी जो सवालात को मैं फॉलो कर रहा था, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए कैसे हम लोगों का माइंड इन्फेक्टेड किया गया है एक पूरी एक मॉड्यूल के तहत कि सवालात का स्टैंडर्ड कहाँ है। जब हम बात करनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारा क्या मुस्तकबिल है इस हिंदुस्तान में आगे, इस देश में। लेकिन हमारा सवाल क्या था कि मंदिर और मस्जिद, ये मैं आपको ये कहूँगा, मेरी आपसे अपील है कि आप लोग मैच्योर्ड इंटेलेक्चुअल की तरह सोचें। आप किसी भी पेशे में हो, आप MBA करते हो, लॉ कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप आगे आप सोचिए, आप कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछिए और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कीजिए। बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में डिसेंट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, बातों को रखिए, अपने इश्यूज को जहां भी मंच मिले वहां पूछिए। अगर वो आपसे बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की, आप वहां बात कीजिए कि आपने कितने स्कूल बना दिए। वो आपसे बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, आप पूछिए कि आपने कितने अस्पताल बना दिए। आप ये पूछिए कि 70 सालों में आज अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराना नहीं चाहेंगे, इसके पीछे वजह क्या है। आप ये पूछिए कि क्यों आज जो बच्चे हैं छोटे, जिसके पास भी मीन्स है, वो गांव में प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहेगा। ये जो लचर व्यवस्था है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम टूटा है, इसके लिए सबसे बड़ी जो कमी हम लोगों में रही है मुश्तरका, वो ये रही है कि हमने सवाल पूछना छोड़ दिया। जिस दिन आप सवाल पूछेंगे, जिस दिन आप कन्फ्रंट करेंगे, आप यकीन जानिए चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएगी। चलिए एक सवाल और ले लें, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आप में से कोई सवाल? जी जी सर, मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा कि क्यों भाजपा संसद में कानून लाकर मंदिर नहीं बना देती। अरे अब इस मंदिर से बाहर निकल आओ ना, वही कह रहे हैं। आप एजुकेशन पे आ जाओ, मंदिर से बाहर निकल आओ। प्यार की बात जी जी हाँ। तो सर अगर कानून लाकर बनाया जाता है मंदिर, तो ये तो जातियों का, कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है, तो क्यों ना दोनों धर्म के लोग, प्रतिष्ठित लोग जो है वो साथ आए और मिलकर ये कहें कहा ना, अगर ईमानदारी से हल करना चाहे 5 मिनट में हल हो जाएगा। मैं इस बात का जवाब आपको दे चुका, आप दे चुके हैं, वो 5 मिनट में हल हो जाएगा, ईमानदारी से देना चाहिए। 5 मिनट पहले कहें, सरकार की बात बाद में कही है। जी बेटा सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि हम कितना कोस लेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारी गवर्नमेंट को। सेल्फ रेगुलेशन, सर ये दीपांकर जी से है, सेल्फ रेगुलेशन भी तो मैटर करता है। बिल्कुल सही बात। अगर मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगी तो आगे जाके कोई भी डिस्क्रिमिनेट करे, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग जिस परिपाठी को लेकर चलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो परिपाठी क्या है वो हमें सिलेक्ट करना होगा। फारूक भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, सब कुछ हम लोग गवर्नमेंट पर थोप रहे हैं, सब कुछ हम लोग सियासतदान पर थोप रहे हैं, सब कुछ हम लोग शासन प्रशासन पर थोप रहे हैं। इसलिए नहीं थोप रहे क्यों? क्योंकि वो कल्पिट हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रॉमिस करते हैं। 4.5 करोड़ रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार हैं, हर साल कई करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग एजुकेशन भी कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कितने लोग इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं? बहुत रेयर। पर बहरहाल मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है और तुम लोग वो बनो। और कहीं जरूरत पड़े, अगर जो मुझे भी पकड़ना हो तो पकड़ना, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा होऊंगा। चलिए नाज़रीन, यहाँ एक और वक्फा ले लेते हैं, इसके बाद लास्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि हमें क्या मिला। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। लौट कर आते हैं। हवा मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं अपने उन मसाइल को लेकर जिनकी तरफ हमारे सियासतदान हमें ले जाना नहीं देना चाहते, ना हमारे मजहबी रहनुमा चाहते हैं कि हम उस तरफ जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे हकीकी मसाइल, तालीम, हमारी सेहत, हमारे आसपास की गंदगी, इन सब पर हम ध्यान दें, इनको हल करने की कोशिश करें। दीपांकर जी, आपको जाना है, तो जाने से पहले मैं आपसे आखिर में आपका क्या पैगाम होगा मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से कि हम लोग राम मंदिर तो बनवा दें और उसके बाद और किस तरह हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं? देखिए, आपने कहा राम मंदिर इस देश का ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए मैं उस पर बोला। क्यों? क्योंकि मैं उसे समझता हूँ। मेरे बाबा उस मंदिर को लेकर बहुत परिश्रम किए हैं। उनकी 104 साल उम्र है, वर्तमान भी देवबंद के अंदर विद्यमान है, मेरा हेडक्वार्टर देवबंद है। जी जी। खैर, बहरहाल
मैं संदेश मात्र इतना देना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने लिए कम से कम जागना पड़ेगा। एक जगह लिखा था कि उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम लोग चलती फिरती डेड बॉडी नहीं है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, भले ही 7 अरब लोगों में करते हैं, मगर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। मगर जब हम अपने ही लिए नहीं खड़े होते, हम लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसियों के यहाँ। ये प्रॉब्लम है। हम लोगों को उससे बाहर, अपनी शैडो से बाहर निकलना होगा। हम हकीकत में वजूद रखते हैं और हम वजूद बनाते हैं इस देश का, इस सियासत का, और हम उस वजूद से सवाल भी ना करें तो ये तो अपने आप में मुझे लगता है अमानत में खयानत होगा। अपनी बात को रखना चाहिए, दिल से रखना चाहिए। और कम से कम आपने कहा कि मुस्लिमों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, तो सिर्फ इतना कि एजुकेशन पर काम हो। एजुकेशन लेवल गांव में, देहात में, मैं कम से कम 127 गांव है मेरे देवंत सहारनपुर के, उसमें देखता है एजुकेशन लेवल लो नहीं, कोलैप्स है। एजुकेशन पर काम होना चाहिए। हेल्थ का आप फंड गिरा देते हैं। पता आपको हेल्थ का वर्तमान क्या फंड है? जो पहले था उससे बहुत कम हो गया। आप सोचिए, एजुकेशन भी 1-2% या 3%। सोचिए कि पूरी जो जीडीपी है उसमें रक्षा पर काम हो रहा है, मैं जरूर उसको अप्रिशिएट करूंगा, मगर एजुकेशन पर, हेल्थ पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। उस पर काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो वहां किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटल में जाता है, अगर वहां डॉक्टर भी नहीं होते और दवाई भी नहीं होती। बहुत अच्छी बात कही है। फिर आप आपको शो करते हैं वली साहब। दीपांकर साहब ने भी कहा मुस्लिम एजुकेशन को लेकर। अब दीपांकर साहब अगर सियासतदान होते तो मैं इनसे पूछता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को लेकर परेशानी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार को लेकर परेशानी है, वहाँ मुसलमानों को अगर रिजर्वेशन मिलता है वो कुछ पढ़ लें। मुसलमानों के लिए जो इंस्टीट्यूट बहुत, या उनके दाखिलों को लेकर बहुत कोशिश होनी चाहिए, वो भी है। हमसे लोगों को तकलीफ क्या है कि साहब आप अच्छे नहीं हैं, इतना सा मसला है बस। पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली अच्छे नहीं हैं। अच्छे बन के दिखाया है तब अच्छे हैं ना। तकलीफ ये है, उसके पीछे एक बड़ी कुर्बानी भी है। बाकी तकलीफ उमूमन ये है कि साहब आप अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम आपको नहीं चाहते, ना नौकरी में, ना घर में, ना दुकान पे, ना देश में, कहीं नहीं चाहते। तो आप अच्छे बन के क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई? इतने साल हो गए, आपको अच्छे बनने का सब मॉडल है हमारे पास। उसमें सबसे बड़ा किरदार है, इखलाक है, कहना मानना है, जो मैं ओबीडियंस के बाद शुरू में हमेशा करता हूँ। मैं ओबीडियंस का मतलब ये है, बच्चे जो समझेंगे ये वो दखियानूसी, पिछली बार भी एक बच्चे ने कहा था आप बहुत पीछे हमको ले जा रहे हैं, लेकिन आज मुझे उस पर सपोर्ट मिला कि जो रिलीजियस एजुकेशन है वो हमको अच्छा बनने की तालीम देती है, वो हमें अच्छे अखलाक को पजेस करने की तालीम देती है, वो हमें रिटेलिएट ना करने की तालीम देती है, वो हमें ये तालीम देती है कि आप हमसे अच्छे हैं इसकी फीलिंग हम इनकलकेट करें तो हमें अपनी बुराइयां खुद ब खुद दिखाई देंगी। वो इसकी तालीम देती है कि हम दूसरे के लिए कुर्बानी दें। जब हमारे अंदर ये खूबियाँ होंगी तो हम दुनिया में सबसे अच्छे कहलाएंगे। आज हमने वो खूबियाँ छोड़ दी हैं, इसलिए इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है लेकिन मुसलमान बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलत ऑब्जेक्ट और एम को के साथ चल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि लोगों में हमने अपना इमेज सही नहीं पहुंचाया। उसको सही कर लेंगे, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। और जो आपने इलेक्शन की बात की थी, इसमें ये होता है डिवाइड एंड रूल। उसका मैसेज जाना चाहिए आपके प्रोग्राम के जरिए, जीतना है तो एक लड़ो, दैट वी शुड बी वन फॉर द बेस्ट। चल, वली साहब ने तो सारे इल्ज़ामात जो हैं आप पर लगा दिए हैं। आपका जो परसेप्शन है वो एक ख़राब हो चुका है, चाहे मीडिया के हवाले से हुआ या आपकी अपनी खामियां हो। वो एक तरीके से आप जो हैं बुरे दिखाई दे रहे हैं। अब अच्छे भी आपको बन के दिखाना होगा, चाहे दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। क्या कहना है आपको? मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, और मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। सही यही जवाब। देखिए, मैं मोहसिन भाई की बातों से इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अपना कैरेक्टर हम खुद बनाते हैं। दीपांकर साहब को जाना है। थैंक यू जी। किरदार और कैरेक्टर आप किसी किताबी नॉलेज से नहीं बना सकते। आप चीज़ों से इंस्पायर हो सकते हैं, पर आपको अपना अखलाक कैसा रखना है, अपना व्यवहार कैसा रखना है, ये आप खुद तय करते हैं। इसके लिए आपके संस्कार, आपके वैल्यूज़, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी तालीम, ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्पोजिशन है, उससे कैरेक्टर बन के आता है। ये बिल्कुल सही बात है। आप महात्मा गांधी को एग्जाम्पल ले लीजिए। जब गांधी जी ये कहते थे कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारो
तो वो दूसरा गाल आगे कर दो। तो ये आज आप देखेंगे जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका मजाक बनाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप मुझे गाली बकते रहें और मैं रिटेलिएट न करूं उस समय, और मैं आपसे मोहब्बत से बात करूं, तो आप आधे घंटे बाद सोचेंगे कि यार ये आदमी तो ठीक ठाक है, इसे मैं गाली क्यों बके जा रहा हूं। तो अपना कैरेक्टर हमें खुद डेवलप करना है, और जब किरदार अच्छा बनेगा तो आप यकीन जानिए कि आपके रास्ते में सिर्फ तरक्की ही तरक्की आपको मिलती चली है। देखिए, लड़ने से और झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होना। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप इतने कमजोर या कायर बन जाएं। कानून में, इंडियन पीनल कोड में, चूंकि मैं पेशे से वकील हूं, राइट टू डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का आपको अख्तियार है। अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई सड़क पे रोक के मार रहा है और मुझे लगता है कि वो मुझे गोली मार देगा और मेरा जो है मैं जाया हो जाऊंगा, तो मैं उस पर अटैक कर सकता हूं एक उसके राइडर से। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अटैक करें, या मैं कहूं, लेकिन आप उस वक्त तक, जब तक आप अपनी टॉलरेंस की जो सीमा है, जो लिमिट है, उसको बढ़ाते जाएं। और आप यकीन जानिए, जितना टॉलरेंस बढ़ाएंगे उतना आपके कैरेक्टर में निखार आता चला जाएगा। ये यकीन जानिए, मैं चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक प्रोडक्ट हूं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में एक्टिविज्म में थे तो बड़ा वलवला था, बहुत जोश था, लेकिन उम्र के बाद करते अभी जो भी एज है उसमें यह समझ में आया है कि जितना टॉलरेंस लेवल आप बढ़ाते जाएंगे, आपके कैरेक्टर में आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग उससे होती चली जाएगी। बहुत अच्छी बात है। फायदा साहब, आज की गुफ्तगू को आपको किसी नतीजे तक पहुंचाना है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किरदार के हवाले से हिंदुस्तान के मुसलमान ने पिछले 4.25 साल में जो किरदार पेश किया है, मैं उसको आपके चैनल के तवज्जुह से खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इसलिए कि 4.25 सालों में लिंचिंग के कितने केसेस हुए हैं, कितनी बार प्रोवोकेशंस हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान आज तक प्रोवोक नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान वो किरदार पेश कर रहा है, लिहाजा तमाम तोपें उसकी तरफ दाग दी जाएं, ये बात मुनासिब नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, 3 चीज़ों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, और यहीं आपका समाप्त होना चाहिए प्रोग्राम। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत साल पहले मैंने मंशूर मुस्लिम लिखा था 1996 में, जिसको नरसिम्हा राव से मैंने जिसका इजरा करवाया था। उसमें एक जुमला था, और वो जुमला मुझ पर भी लागू होता है, इन बच्चों पे भी, और पूरे मुल्क पे लागू होता है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू की थी बात। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, लेकिन उससे बढ़कर जो चीज़ है आपसी रिश्ते हैं। अक़लियत को अक्सरियत के साथ, अक्सरियत को अक़लियत के साथ, हम सबको एक दूसरे के साथ अगर हम रिश्ते अच्छे बना लेंगे, भाईचारा बना लेंगे, एक दूसरे पे भरोसा बना लेंगे, तो उस रिश्ते से और उस भरोसे से जो काम हो जाएगा, वो काम कानून की शिकों से और सेक्शन और सबसेक्शन से नहीं होगा। एक बात तो ये कहनी है। दूसरी बात ये कहनी है, हिंदुस्तान के मुसलमान से ये कहना है कि ये जो आपने मिजाज बना लिया कि डिक्टेशन के तहत आप अपनी सोच को रखते हैं, आप इस डिक्टेशन से अपने आप को आज़ाद कीजिए, खुद सोचना शुरू करिए, और जो कुछ ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं, हर ऑप्शन का तजिया कीजिए, और हर ऑप्शन के तजिया ही नहीं कीजिए बल्कि उसका तजर्बा करने की भी कोशिश करिए। अपने आप को एक तरफ इतने न ले जाइए कि आपको दूसरा ये समझने लगे कि ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरी दाईं जेब में पड़ा हुआ है, ये मेरी बाईं जेब में पड़ा हुआ है। खुदा के वास्ते हिंदुस्तान को भी यही चाहिए, और हिंदुस्तान के मुसलमान को भी यही चाहिए कि इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के अंदर अपने आप को लेके जाइए, और जो मुल्क के लिए, वतन के लिए, आपके लिए अच्छा है, वो यकीन जानिए वहाँ हिंदू मुसलमान ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, वहाँ तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। इस प्रोग्राम को यहाँ आपको अपने मजबूत कांधों पर हिंदुस्तान को खड़ा करना है, आपको वोट के बाजीगरों से ख़ुद को बचाना है। यह हम 8 महीने कबल इसलिए कह रहे हैं कि आप अभी से जो है ख़ुद पर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आप पर काम करने आएंगे वो बहुत पहले से मंसूबे बनाए रहते हैं। तो आपको उन्हें नाकाम करने के लिए अपने ऊपर बहुत काम करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। फसाने अपनी मोहब्बत के सच हैं, पर कुछ कुछ बढ़ा भी देते हैं हम ज़ेब दास्तां के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आदाब।